Hello everyone, welcome to this lecture series of Indian Contract Act. So in this lecture we will try to cover all the aspects of Indian Contract Act in terms of AIB 19. AIB 19 से रिलेटेड जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं और केस लॉज हैं हम समराइज वे में पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल वे में हमारे पास पढ़ने का समय अब नहीं बचा है। तो समराइज वे में एक हम अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा है क्या, और इसी से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके AIB 19 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो हम सारे केस लॉज कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि AIB 19 से रिलेटेड अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो प्रिपरेशन के लिए हम इसमें वही कॉन्ट्रैक्ट के वो ही एक्ट ही कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है क्लास के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही वही केस ला कंसिडर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जैसे मैंने पहले ही बताया गया कि अगर आपको एक मोटा मोटा माइंड में बैठा के चलना है तो दो सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तुम्हारे सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक जो डेफिनीशंस हैं वो हम यहाँ पे ज़रूर कवर करेंगे पूरी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। साथ ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बने जैसे सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया, ठीक है, तो ये सारे एक्ट भी हम इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि एक लंबा सेक्शन आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ हम प्रॉपर्टी लॉ और सिविल एक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे पूरा पूरा आपका जो 20 से 22 नंबर का सेक्शन है AIB 19 का ये पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में हम जो सेग्रीगेशन करते हैं दो पार्ट में कर लेते हैं। नंबर एक तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे दोनों ही मोड में मैंने समझाने की कोशिश करूँगा मैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो नोट्स जो भी होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 1 से लेके 75 तक जो है, सेक्शन 1 से लेके 75 तक है, वो सामान्य नियम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रावधान है, विशिष्ट प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो जो है तुम्हारे 124 से लेके 238 तक हैं टोटल। तो यहाँ पे इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से लेके 147 तक, जिसमें इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया 124 में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है 126 से लेके 147 तक है। यहाँ छोटा सा चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन एक नंबर का इसमें आ जाता है। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाने की कोशिश पूरी की है ताकि आपको समझ में आ सकें। इसके बाद बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 148 से लेकर 181 तक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है सेक्शन 148 से 181 टोटल है, जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज जो है 172 से लेकर 181 तक है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है 182 से लेकर 238 तक है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है 1 से लेकर 75 तक। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप थोड़ा बड़ा हो जाता है। जो बेयर एक्ट है वो काफ़ी पतली सी दिखती है, लेकिन वो उतनी पतली बेयर एक्ट सफिशिएंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर आपको स्पेसिफिक प्रोविज़न अच्छे से डिस्कस करने हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्रैक करने हैं तो उसके लिए आपको बुक का स्टडी करना पड़ेगा, तब क्योंकि बुक में सारे केस लॉ और रेफरेंसेस मेंशन होते हैं, और जो बुक पढ़ चुके हैं उनके लिए बेयर एक्ट सफिशिएंट है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि पेपर में तो बेयर एक्ट ही मिलेगी, ले जाने को अलाउड है, गाइड या बुक अलाउड नहीं है, क्योंकि गाइड या बुक में इजीली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पेपर में या बेयर एक्ट के पेपर में, सॉरी AIB के पेपर में जो भी आएगा वो सारा का सारा आपको बुक में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, जो भी नोट्स मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ यहाँ पे, वो सारे के सारे नोट्स में बुकिश नॉलेज होता है पूरा का पूरा। उसमें बाहर से भी कुछ जो भी रेफरेंसेस मिलते हैं डाल दिए जाते हैं ताकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें जितने भी नोट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने जनरल कॉन्ट्रैक्ट अपने पहले लेक्चर में बता दिया है क्या है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं।
वीडियो की थंबनेल में मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, या आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके भी इसका लिंक देख सकते हैं। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए जनरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। और ज़्यादा इसमें डीप स्टडी इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 टू लेकर 75 तक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन जो है वो बात की गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कब होता है, इसके बेसिक नियम समझाए गए हैं कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, म्यूचुअल कंसेंट क्या है, कैपेसिटी क्या होता है, लीगैलिटी क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे और इसको मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। फिर भी मैंने आपके सामने एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि टॉपिक है कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इम्पोर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जो केस ला है इम्पोर्टेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे राइट साइड में अपनी टेबल में डिस्कस किया है पूरा आपको समझाने के लिए। तो सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये किस सेक्शन 2 के किस सब सेक्शन में डिफाइन है, 2A क्या है, 2H में क्या डिफाइन है, 2E में क्या डिफाइंड है, 2AB में क्या डिफाइंड है, 2C में क्या डिफाइंड है, ये सारा कुछ सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, ये तुम्हारा सेक्शन 2 है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जरूरी हैं। इसके बाद सेक्शन 10 आपको देखना जरूरी है, जिसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। देखो, सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एग्रीमेंट कब, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 में बात की गई है। इसमें बेल्फोर वर्सेस वेल्फोर का केस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1999 का, 1919 का, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका और इम्पॉर्टेंट केस ला है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1919। हम केस लॉ का डिस्कस बाद में करेंगे, अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सेक्शन 11 है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, अनसाउंड माइंड, ये इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आपने अपने एलएलबी में भी पढ़ा होगा, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस 1903। तो सेक्शन 11 आपका इंपॉर्टेंट है। इसका सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है आपका, जो फ्री कंसेंट की बात करता है। इसमें कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात की गई, कॉर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये फ्री कंसेंट का पार्ट है। इसमें इसमें रघुनाथ प्रसाद वर्सेस रमेश चंद्रा का केस है, वही इंपॉर्टेंट केस है। सेक्शन 15 में कॉर्शन की अपने आप में बात की गई है, कॉर्शन का एग्जाम्पल बताया गया, डेफिनेशन बताई गई, काफ़ी सारे सिनेरियोज दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तुम्हारा। इसमें इंडियन रेलवे का केस जो है, भरतुल वर्सेस इंडियन रेलवे केस इंपॉर्टेंट है, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 16 जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, जहाँ पे एक पार्टी के इन्फ्लुएंस की बात की गई है, जिसमें के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट केस ला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही सेक्शन 17 जो है फ्रॉड का केस ला है, फ्रॉड का है, या यानी कि 17 फ्रॉड से रिलेटेड है, मिस रिप्रेजेंटेशन या के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। डेरी वर्सेस पीक, इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको याद रखना चाहिए, सारे केस लॉ आपको याद रखने हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मैं डिटेल बताऊंगा कि क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं एग्जाम में। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 है, मिस्टेक है सेक्शन 20, सेक्शन 24 है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का जो केस लॉ है वो नैश वर्सेस इनमैन है, और इसका इम्पोर्टेंट केस लॉ है ये काफ़ी, और ये आता है एग्ज़ाम में। इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो तुम्हारा एस श्रीनिवासन वर्सेस वेंकट रमन्ना का केस है, के वेंकट रमन्ना का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच का, और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के वर्मा का केस लॉ इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 73 आ जाता है कंपनसेशन फॉर लॉसेस ऑफ डैमेज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 73। इसमें हैडली वर्सेस बैक्सेंटल का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने एलएलबी में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, एग्जाम में आता ही आता है। तो लेकिन लोग जो हैं सेक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं
और इसमें सेक्शन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हेडली वर्सेस बैक्सेंडल जो है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो कंपनसेशन फॉर लॉसेज एंड डैमेज से रिलेटेड केस लॉ है। तो ये आपको माइंड में रखना है, याद रखना है आपको, और इसी बेसिस पे हमें अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें शॉर्ट में स्टडी कैसे करनी है उसको देखना है। और आप लोग तो वैसे वैसे ही मानो बेयर लेके चलते हो, और उसमें भी आप चाहते हो कि बिल्कुल सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत रेयर है जो आते हैं कि बिल्कुल सेक्शन दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कई बार ऐसा जरूर आ जाता है कि इंपॉर्टेंट केस लॉ दे देते हैं और पूछते हैं ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, या फिर इंपॉर्टेंट केस लॉ दे देते हैं, वो पूछते हैं एंटीसिपेटरी ऑफ बीच है, कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज है। तो जैसे हेडली वर्सेस बैक्सेंडल है तो कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस का केस है। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग में इतनी ये बेसिक चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी। और तो इसीलिए मैंने ये चार्ट लेके आया हूँ आपके सामने, और इसी बेसिस पे ही आगे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है, कैसे स्टडी करें ताकि बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लें। और ये 22-23 नंबर जो हैं ये पूरा सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे कि इसमें सिविल लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, प्रॉपर्टी लॉ है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट है, ये 22-23 नंबर कंफर्म किए जा सकें आपके। तो जिससे कि आप फिर 22-23 नंबर आपका पक्का है, तो फिर आप तुक्के भी मार के आएंगे तो आपके 45 आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे मैं तुक्कों को सजेशन नहीं देता हूँ कि आप तुक्के मार के आएँ, इसके अलावा भी मैं काफ़ी कुछ कवर कराऊँगा जिससे आपके एआईबी क्लियर होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहे। लेकिन ये 22-23 नंबर तो आप पक्के कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखें। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, एआईबी में काफ़ी बंदे फेल होते हैं और अपना पूरा का पूरा जो है मनी वेस्ट कर देते हैं। एआईबी के एग्ज़ाम की फ़ीस भी महंगी है और हर चीज़ महंगा है। अगर मैं अपने यूट्यूब के कोर्सेज़ की चार्जेस करने लगूँ तो आप में से आधे से ज़्यादा बंदे ये कहेंगे कि ये बेकार कोर्स है, मत करो। और काफ़ी ज़्यादा फ्री में भी नहीं देखेंगे, क्योंकि रीज़न ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फ्री में होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो होता है वो देखना ज़रूरी है ताकि हमारा एग्ज़ाम निकले। तो फिर ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 90 इंपॉर्टेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड गुड्स एक्ट, तो इसमें सेल्स एंड गुड्स एक्ट है 1930 का, उसके केसेस हैं इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस हम करेंगे आगे। सेक्शन 185 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, इसमें सत्येंद्र नाथ वर्सेज एस खुराना का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 से 72, भाई देखो 68 से 72 कौसी कॉन्ट्रैक्ट है। कौसी कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जो सिचुएशन अराइज होती है ऑब्लिगेशंस की, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, तो उसकी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो वहाँ पे कौशी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने का बेस कैसे रहेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये मैंने बताने की कोशिश पूरी की है आपको। साथ ही मैंने अपने केस लॉज में ये सब चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश भी की है यहाँ पे कि कैसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे। और मैंने अपने भी हैंड रिटन नोट्स में चीज़ों को पूरा अच्छे से पीडीएफ है जिसको मैंने कन्वर्ट करने के, अपने हैंड रिटन नोट्स को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की, जिसमें मैंने काफ़ी इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की। जैसे कि आप ये देख लिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका गोल क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक एम जो होता है, वो एलिमेंट जो है, इसका गोल जो है वो यही है कि दो पार्टी के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बनाना। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक ही लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक पार्टी होगी, दो पार्टियां होंगी। इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां होंगी। एक पार्टी एक ऑफर देगी और दूसरी पार्टी जो होगी वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो लोग बनाए हुए हैं, इसमें एक को एक पार्टी दिखाया रखा है, वो पार्टी ऑफ इनिशियल स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैंने इस तरह से डिफाइन किया कि एक पार्टी ऑफर दे रही है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोग तो जरूरी हैं भाई, एक बंदा ऑफर देगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है जरूरी होगी कि एक दो पार्टियां जरूरी होगी। दूसरी बात है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या है, जैसे कि दो पार्टियां नेगोशिएट करेंगी। जब दोनों पार्टी, एक पार्टी ऑफर देगी, एक पार्टी ऑफर लेगी, अब उनके बीच में सामंजस्य है कोई, अगर उनके बीच में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कोई, तो वो अब उस बात पर नेगोशिएट करेंगी। अब नेगोशिएट करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, एसेंशियल चीज़ डेवलप होगी कि यहाँ पे वैलिड एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस होगी वहाँ पे एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी, एक ऑफर देगी, दूसरी
एक्सेप्ट करेगी। अब एक्सेप्टेंस में भी क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सामने वाले पे कंडीशन लगी, भाई एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन ये चीज़ माननी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते समय कोई कंडीशन अगर लगाई गई है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि कोई काउंटर ऑफर दे दिया है, तो देखो काउंटर ऑफर अगर दे दिया है, जैसे मान लो अगर आप ये कहो कि सर आप ये मकान ले लीजिए, अगर आप ये मकान लेंगे तो इसके बदले में हम आपको एक मकान फ्री में देंगे, तो वो मकान जब फ्री में देंगे तो वो एक नया ऑफर हुआ। आप उस झोल में फंस गए कि चलो ये मकान लेंगे तो ये मकान दिया जाएगा, तो लेकिन वो उस मकान को देने के टाइम पे वो ऑफर अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, साइन नहीं किया, तो उसके क्लॉज आप नहीं पढ़ोगे तो उस मकान का कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, लेकिन जो दूसरा देगा वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये ज़्यादा ध्यान रखिए, कोई अगर ऑफर आता है तो अगर काउंटर ऑफर आया है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। इसमें कोई भी, जैसे मान लो ये प्लॉट मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, अगर वो सामने वाली पार्टी के पिताजी एग्री हो जाते हैं, तो अब मान लो एग्री नहीं हुए तो खूब कहेगा आपसे 90% एग्री हो जाएंगे, सर 99% है, लेकिन जब तक वो सामने वाली पार्टी के पिताजी एग्री नहीं हुए तब क्या होगा, तो वो कंडीशन लग गई, तो वो कॉन्टैक्ट वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है सामने वाली पार्टी का, अगर आपने मान भी लिया मैंने बेचा है, अगर मान लो कोई धोखा हो जाए उसके साथ, तो वो कह सकता है कि भैया मेरी एक्सेप्टेंस तो थी लेकिन उन्होंने काउंटर ऑफर कर दिया, या फिर उन्होंने एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा दी तो ये ऑफर ही वैलिड नहीं हुआ। तो एक तरह से एसेंशियल वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसको एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाए, जैसे आपने कोई एक्सेप्टेंस दी, अब मान लो उसने एक्सेप्टेंस लगा दी, यार मेरे पापा पैसे देंगे तो मैं तुम्हारा प्लॉट खरीद लूँगा। अब ये एक्सेप्टेंस तो दे दी उसने कि प्लॉट खरीद लूँगा, लेकिन पापा पैसे देंगे तब, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो होगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाए, रीजनेबल एक्सेप्टेंस होना चाहिए और रीजनेबल मोड पे दिया जाए। जैसे ऑफर फ़ोन पर है तो फ़ोन पर एक्सेप्टेंस दिया जाए, ईमेल पर है तो ईमेल पर एक्सेप्टेंस दिया जाए। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज़्यादातर ईमेल में एक्सेप्टेंस ली जाती है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि कार 24 वाले ने कहा कि सर आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो आप कहोगे अच्छा ऐसा है, खरीद रहे हो, तो ईमेल में एक्सेप्टेंस दो कि आप खरीद रहे हो। तो एक्सेप्टेंस जिस मॉड से उसी मॉड से बेटर मानी जाती है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, और जिस मॉड से दी जाए उसी मॉड से ही एक्सेप्टेंस, जिस मॉड से ऑफर दिया जाता है उसी मॉड से ही यूजली रीजनेबल माना जाता है अगर एक्सेप्टेंस दी जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी की जानी चाहिए। इसमें केस है बोर्डगेल ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का, ये केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है। अब साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कोई बंदा चुप हो गया, ठीक है, तो जैसे बिंडले का केस था, ठीक है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस में साइलेंट जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये नोट्स में बता रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं और कितना छोटा नोट्स बनाया गया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें और सारे केस लॉ एक जगह ही मिल जाएं। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म ऑफ ऑफर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल है, इसमें एक्सेप्टेंस जितने भी टर्म हैं उन सारे टर्म्स की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। जैसे क्लॉज एक, तभी कहते हैं कोई एक्सेप्टेंस दी है, कोई ऑफर दिया गया है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो, साइन करके एक्सेप्ट कर दिए, इसका मतलब आपने जितने क्लॉज लिखे सब आपने एक्सेप्ट कर लिए। तो ये तो एक बेसिक है, ये एक पॉइंट वाइज लिख दिया है, इसको एक बार भी आप मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद स्पेसिफाइड टाइम, अगर स्पेसिफाइड टाइम, जैसे मान लो 2 महीने, अब मान लो कोई घर है, घर बेच रहा है, आपने कहा हाँ मैं आपका घर खरीद दूंगा, लेकिन अब वो घर आपने खरीदने का वचन तो दे दिया, अब उन्हें ठीक है सर आपके पास टाइमलाइन है 2 महीने के, अगर आप 2 महीने बाद, जब उसने नहीं भी कहा टाइमलाइन है, अब 2 महीने बाद आप गए, अरे आपने तो वचन दिया था कि घर बेचेंगे, अरे भाई वो दूसरे बंदे को दे दिया गया, ऑफर का वैलिड पीरियड होता है वो एक्सपायर हो गया, एक्सेप्टेंस का भी एक वैलिड पीरियड हो गया, आपने कह दिया 2 महीने तक आपकी बात रख ली या एक दिन तक आपकी बात रख ली, उसके बाद तो वो अपनी चीज़ नहीं रोकेंगे जब तक इसमें कुछ आपने एक्सेप्टेंस तो दे दिए, लेकिन फर्दर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के निगोशिएशन में, एग्रीमेंट में आगे नहीं बढ़े। तो एक्सेप्टेंस की एक वैलिड लिमिट होती है, उस लिमिट के ऊपर वो नहीं वेट कर, टाइम लाइन होती है एक्सेप्टेंस में, ठीक है। पर्सन एक्सेप्टिंग ऑफर मस्ट नॉट बी इग्नोरेंट, ठीक है, जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। तो ये सारी एक्सेप्टेंस के केस में आपके पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के केस हैं, तो इसमें वैलिडिटी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर
मैंने आपको जो बताया है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। अब इसमें अगर कोई पार्टी में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो अब क्या होगा, अगर न्यायालय में वाद चला जाता है, न्यायालय में मुकदमा चला जाता है, तो क्या चीज़ देखा जाएगा, तो उसमें तीन चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले देखा जाएगा कि ऑफर किया गया था कि नहीं किया गया था। दूसरा चीज़ देखी जाएगी कि एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी की थी कि नहीं थी। एक्सेप्टेंस की मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी है क्या क्या है। देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा डिस्कस कर दिया। अगर और कुछ है उसके अलावा आ जाता है तो देखो फिर तो यार ये आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा मामला, लेकिन जितना है उतना मैंने बताने की इस नोट्स में पूरी कोशिश की है। इसके बाद कंसिड्रेशन की बात आ जाती है। तो इसमें एडिशनल एलिमेंट क्या आ जाते हैं, देखो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिड्रेशन तो एक प्राइमरी एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद एडिशनल एलिमेंट आ जाते हैं तुम्हारे लीगल कैपेसिटी और लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, ये एडिशनल एलिमेंट आ जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पर डिफाइन, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कि एग्रीमेंट जो भी लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो एक एक लाइन में सब चीज़ समझाता चल रहा हूँ। 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है, और 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले ये डायग्राम मैंने बताया कि एग्रीमेंट, देखो प्रॉमिस क्या होता है, कोई प्रपोजल किया गया, अब उस प्रपोजल को सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन गया। तो एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, एक्सेप्टेड प्रपोजल है, या फिर उसको हम प्रॉमिस भी कह सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या है, एक्सेप्टेड प्रपोजल है। फिर से रिपीट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या है, एक्सेप्टेड प्रपोजल है। याद रहेगा। तो इस तरह से जो रिजल्ट ऑफ प्रपोजल है कि क्या कहा गया है, कहाँ से कहा गया है और एक्सेप्ट कर लिया गया सामने वाली पार्टी से, तो वो तुम्हारा एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है वो उसके लिए आप सेक्शन 10 में जाएंगे। तो सेक्शन 10 में कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है इससे रिलेटेड है। और इसके जितने भी एलस्ट्रेशन हैं बुक से, ये बेयर एक्ट से भी उठाए गए हैं, बुक से भी उठाए गए, मैंने दे रखा है अपने इसमें। इसके बाद मैंने मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात की है यहाँ पे। इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉ हैं वो मैंने पर्सनली सारे के, जैसे कि ये मैंने ओरल आर्ग्यूमेंट जो है वो कर दिया किसी ने, ठीक है, तो उसका पूरा केस लॉ डिस्कस किया है। इसमें सारे केस लॉ मैंने शॉर्ट टर्म में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाए हैं बहुत अच्छे से, और ये नोट मैं ही एक्सप्लेन करूँगा तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं उसको, जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8, 9 ये सारे एक्सेप्टेंस के केस लॉज डिस्कस करेंगे। और जितना भी केस लॉज है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, पॉल वर्सेस ली का केस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नोट्स के साथ। ठीक है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले का केस लॉ क्या था, उसको एक एक चीज़ हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिर कंसिडरेशन पे आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और इसमें ईजिली हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरी इसमें हम मेहनत कर सकते हैं 2 या 3 दिन की, जिससे आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन फर्दर वीडियोज़ जो भी डालूँ मैं तो मिल सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी सहयोगी को अच्छा एक बेस तैयार करना है लॉ में और वो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है, जैसे कि प्रिपरेशन करना चाहता है मेनली जुडिशरी की, और वो चाहता है उसको सही गाइडेंस मिले, तो आप ज़रूर प्रेफर कीजिए हमें, ताकि हम उसको अच्छे से जो है फाउंडेशन बैच जो है, बेसिकली फाउंडेशन बैच एक क्रिएट करना है कि वो नेक्स्ट ईयर तक के लिए अगर आप में से भी जो एलिजिबल हैं वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेयर मिनिमम फ़ीस के साथ, मंथली फ़ीस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी आप इस बैच को छोड़ सकते हैं। तो एक हमारे पास ऑनेस्ट स्टूडेंट की क्या कहते हैं वो ऑडियंस होगी, जिससे कि हम अपने जो भी मेहनत कर रहे हैं उस ऑडियंस को हम अपना कन्वे करेंगे और जिससे कि वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो, क्योंकि यही रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल डेफिनेटली कवर ऑल दीज टॉपिक्स of Indian Contract Act and civil law, all these aspects of law in reference to AIB 19। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स दूंगा मैं। तो जैसा कि और MCQs इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 से 4 या 5 दिन में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। सेल्स एंड गुड्स एक्ट भी इस पर कवर करेंगे। 22 से नंबर का ये पूरा पैटर्न है वो मैं
10 से 20 दिन में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना कर सकता हूँ। मैं इतना ओवर कमिट नहीं करता हूँ कि मैं सारा एक दिन में पढ़ा दूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उतना समझ में आ जाएगा। तो thank you for watching me. Please like, subscribe and share, and please convey the message if anyone want my foundation to join my foundation batch with bare minimum fees, so that please join us, and we will definitely serve better for them, and they will also get from us a lot of things. Thank you all for watching.